अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अगर पसंद है तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ। बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, सियासी कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, यहाँ बैठ के सहाफ़त करता हूँ। नाज़रीन, बात करते हैं, दो मौजू पर बात होगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मौजू पर बात होगी और बात होगी आफाक अहमद साहब की जो हिकमत अमली है नई, और गवर्नर सिंध और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची की हिकमत अमली, और बात होगी मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हमरा तमाम मरकज़ी रहनुमाओं ने कॉन्फ्रेंस की शाहिद सैयद साहब के साथ, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। नाज़रीन, रात गए तो आपको पता चल ही गया होगा मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, क्या कुछ नहीं हुआ। फिर ऐलान किया गया आफाक साहब की तरफ से कि 10:30 बजे 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन 10:30 बजे एमके पाकिस्तान ने अपना टाइम रखा तो आफाक साहब ने डिले किया, चूँकि वो रात में अपनी रिहाइशगाह पे थे भी नहीं, हिफाजती इंतजाम के तहत। ज़ाहिर है, जब कोई मसला होता है तो इंसान को अपनी सेफ साइड रखनी पड़ती है। तो वो नहीं थे, ना लांडी में थे ना डिफेंस में थे, वो कहीं महफूज मुकाम पर थे। और रात भर जो आफाक साहब के हामी थे, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग थे, उनके घरों पे रेड हुई, उनके ठिकानों पे रेड हुई, कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन एफआईआर कटने की इतलात अभी तक हमारे पास नहीं आई हैं ऐसी। और आफाक साहब की रिहाइशगाह के आसपास भी कुछ मशकूक सरगर्मियाँ नज़र आई सरकारी सतह पर, लेकिन वो ज़ाहिर वहाँ थे नहीं, तो उनके घर पे किसी ने रेड नहीं की। अच्छा, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आफाक साहब ने एक ऑडियो पैगाम जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं रात को सुबह 11 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करूँगा। लेकिन फिर 10:30 बजे एमके पाकिस्तान मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी ऐलान आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अच्छा, अब हुआ क्या कि देखें, मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10:30 बजे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बात ये थी कि इसमें शाहिद सैयद साहब जो एएनपी के रहनुमा हैं, उन्होंने शिरकत की। अच्छा, ये शिरकत कोई मतलब नई नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात के तहत एक नई और एक सवालिया निशान थी। देखिए, अब ये कौन करता है, कौन करवा रहा है, किसके कहने पर ये सब कुछ होता है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, या ये सियासी जमातें जानती हैं, या जो करवा रहा है वो बेहतर जानता है। देखिए, जब आफाक साहब ने अपनी हिकमत अमली चेंज की और उन्होंने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया, तो मैं समझता हूँ अपनी सोच के मुताबिक कि एमकेएम पाकिस्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखनी थी, बाद में कर लेते। 144 सेक्शन लग चुकी थी, रात गए 6 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। मैंने अपने साथ बैठने वालों को 2 दिन पहले बता दिया था, 2 रात पहले जब एक वाक़या हुआ था पावर हाउस चौरंगी पे, और लगातार जो है तकरीबन 11 के करीब टैंकर चलाए गए, और फिर जो कुछ भी हुआ मैं रिपीट नहीं करूँगा, प्रोग्राम की टाइमिंग बढ़ती है फिर। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि 2 ऑप्शन है इसमें, या तो आफाक साहब एमपीओ के तहत नज़रबंद हो जाएंगे अपने घर में, या फिर वो इस प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, हुआ यही। जाहिर है उन्होंने अलविल ऐलान तो नहीं करा, लेकिन 144 लग गई, तो इसकी मुनासबत से उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, और उन्होंने कहा कि भाई कारकुनान अब 144 लगी है, तो इसलिए मजमे की सूरत में ना निकलें, एहतियात करें। मैं यहाँ बैठा हूँ डिफेंस में, 1 हफ्ते तक बैठूँगा, यहाँ आए, मुझसे मुलाकात करें, तमाम लोग आ सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और हम आगे का लाएअमल तय करेंगे। अच्छे लीडर होने की उन्होंने एक निशानी दी, और एक मकसद साबित किया कि वो लड़ाई नहीं चाहते, वो तसादम नहीं चाहते। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में देखें, ये था 144 सेशन, तो वो ऐलान कर सकते थे अपनी ऑडियो में कि भाई हम लांडी शाह फैसल मलीर में जो है वो साथी निकले, और मेरे हम मोहब्बत करने वाले लोग निकले, परचम लपेट के निकले, छुपा के निकले, और डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जब बाहर निकल जाएं तो वो परचम ऑन कर लें। लेकिन उन्होंने अच्छा फैसला किया, जो भी किया। ये मैं एक सहाफ़ी होने के नाते एक अपनी राय
के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, MKM पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब उन्होंने शाहिद सईद साहब की हमरा की। शाहिद सईद साहब वो कि ANP के रहनुमा हैं, और इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि ANP से माजी में जिस तरह तसादम रहा, और प्रैक्टिकली तसादम रहा। एक तो तसादम ये था जो अभी गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब में चल रहा था, लेकिन शाहिद सईद साहब ANP और MKM पाकिस्तान जो उस वक्त की थी उसमें तसादम रहा, वो भरपूर रहा। मतलब पख्तूनों को भी हाथ जलाए गए, नुकसान पहुँचाया गया, महाजिरों को भी नुकसान पहुँचाया गया, दोनों तरफ बराबर आग लगी थी। तो उसके बाद जाहिर है फिर देखें, सियासत में कोई चीज़ हुर्फ़ आखिर नहीं होती, और सियासत में मफाहिमत ही होती है। तो जाहिर है फिर इलेक्शन आए, सब कुछ हुआ, फिर इनको बिठाया गया। शहर कराची को चलाने वाले, पाकिस्तान को चलाने वाले सब माशाल्लाह मुस्तनद लोग हैं, और वो समझते हैं कि किसको कैसे लेके चलना है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल था। सहाफ़ी ने सवाल किया कि शाहिद साहब आप आ गए हैं, आपने आज तक टैंकर या हेवी गाड़ियों की इज्जत में आके जो लोग शहीद हुए हैं या हलाक हुए हैं, उनकी आपने आज तक कोई मुज़ाहिमत नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, और अभी भी आपने कोई बात नहीं की। तो उसका जवाब मैं समझता हूँ शाहिद सईद साहब को ही देना था, और देना चाहिए था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब, गो के उनकी आदत अच्छी है माशाल्लाह, मुस्तफ़ा कमाल साहब, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, और हाजिर जवाब है माशाल्लाह। अल्लाह ने उनको जहन दिया है, अकल शऊर दिया है, जो बहुत कम लोगों में होता है जो फ़ौरन जवाब दे। तो उन्होंने बहुत बातें घुमा के की, उस बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन जो सवाल किया गया था, क्यों नहीं दिया जवाब उन्होंने, ये वही बेहतर समझते हैं, मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन बात शहर कराची के नौजवानों की, बच्चों की, ख़वातीन की, बूढ़ों की, उनके खून की जा रही है। देखिए, डंपर से हादसा होना, हैवी ट्रॉलर से हादसा होना, ये कोई खुदा न खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को बैठ के किसी का दिफा नहीं कर रहा कि ये हो रहा है तो ये मुज़ाहिमत नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं बताऊं, सियासी जमातें अपने अपने मामलात करती हैं। हम बतौर एक सहाफ़ी, मैंने एक लेटर भी लिखा है, वो इंशाअल्लाह ताला पीर को हम जमा कराएंगे। मैं बता देता हूँ, देखिए शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर, ये कोई सियासी जमात बात नहीं कर रही, ये मैं कर रहा हूँ, शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर देखिए टाइम दे चुके आप, शर्जील इनाम मेमन साहब भी टाइम दे चुके, वज़ीर आला सिंध भी टाइम दे चुके, IG सिंध, DIG ट्रैफिक भी टाइम दे चुके। अब टाइम देने का वक्त गुजर गया। देखिए शहर कराची के तमाम दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान खड़े हों, वहाँ पॉइंट बनाया जाए। जैसे आपने देखा होगा टूल पे रेंजर्स का एक पॉइंट बना हुआ है, आते में भी जाने में भी, और वो लाइन लगाते हैं और वो चेक करते हैं, सर्चिंग करते हैं, कैमरे से वीडियो बनाते हैं, अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो वरना वो सर्चिंग करते हैं। इसी तरह ट्रालरों की एक लाइन लगाई जाए, और कच्चा है, रेंजर्स ने भी इसी तरह कच्चे में उतारते हैं गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियाँ कच्चे में खड़ी होती हैं, हाईवे जाम नहीं होता। तो जो हेवी गाड़ियाँ, ट्रॉलर, ट्रक जो भी हैं, वो जो ट्रैफिक हमारे सेक्शन के लोग हों वहाँ के या कहीं के भी, या स्पेशल टीम हो, वो चेक करे कि उस ट्रॉलर का फिटनेस सर्टिफिकेट है, उस ड्राइवर का लाइसेंस है, उसके कागजात मुकम्मल हैं, उसका अपना लाइसेंस NIC है, और वो नशे में तो नहीं है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वो एक पर्ची दे दे शहर में दाखिल होने की, और वो उस पर लिख के दे, हाथ से लिख के दे मजीद, कि इतनी स्पीड से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चलाओगे। वो जिसको पर्ची मिलता रहे वो शहर के अंदर दाखिल होते रहे। 11 बजे का टाइम है मेरे ख्याल से, या 10 बजे का। जिसके पास ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो, या एक चीज़ भी कंप्लीट नहीं हो, वो उसकी गाड़ी वहीं रोक दे, और उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करे जिस कंपनी का वो माल लेकर आ रहे हो, या जिस कंपनी का वो ट्रांसपोर्ट है, कि ये काम आपका था, आपने क्यों नहीं मुकम्मल किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। सबसे अच्छा, सबसे अहम, सबसे मुनासिब तरीका ये है, शहर कराची में हेवी ट्रॉलर, हेवी गाड़ियाँ, व्हीकल्स जितनी भी हैं, ट्रॉलर हुए या कंटेनर हुए,
सब कुछ चेक किया जाए। आप यकीन करें बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन है। इसके अलावा ऑप्शन एक और क्या है कि लियारी एक्सप्रेस वे बना था। जब ये लियारी एक्सप्रेस वे बना है तो क्या वजह है कि शहर के दाखिली रास्ते शराब गोट से ये गाड़ियां अंदर आती हैं? क्यों? लियारी एक्सप्रेस वे के जहाँ जहाँ तक टर्निंग पॉइंट हैं, जैसे कि हम आते हैं हसन स्क्वायर से पहले एक टर्निंग पॉइंट बना हुआ है लियारी एक्सप्रेस वे का कि यहाँ गाड़ियाँ उतरती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस लियारी एक्सप्रेस वे को हेवी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं हो इस्तेमाल ये, और अगर कर लें तो कर लें, लेकिन हेवी ट्रैफिक अब ये सारा लियारी एक्सप्रेस वे की तरफ मोड़ दिया जाए। वहीं सराबकोट से रास्ता है, वहीं से मोड़ा जाए, और उतरने का भी सराबकोट पे रास्ता है, वहाँ कर दिया। ये भी ऑप्शन है। बात ये है कि डीआईजी ट्रैफिक को चाहिए कि वो अपने शोबे को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने महकमे को बहुत स्ट्रिक्टली देखे और अपने अफसरान पर बड़ी नज़र रखें। देखें कि वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें आप, इसमें ट्रैफिक पुलिस वाला भत्ता ले रहा है। ये आपने वीडियो देखी, मुख्तसर वीडियो मैंने आपको दिखा दी क्योंकि कॉपीराइट का मसला आता है। ये मुझे व्हाट्सएप पे मौसूल हुई है। जब ये मामलात होंगे तो मुझे बताएं हादसा क्यों नहीं होंगे। मैं किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत सिंध से बात कर रहा हूँ, मैं इदारों से बात कर रहा हूँ कि इदारे हुकूमत सिंध को पाबंद करें और हुकूमत सिंध डीआईजी ट्रैफिक को पाबंद करें कि आप अपने काम अपनी जिम्मेदारी से दें, अपनी डोमेन में काम करें आप, तो इंशाअल्लाह ताला ये हादसा नहीं होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी जो अल्लाह बेहतर करेगा वो होगा। और अल्लाह पाकिस्तान में, कराची में हम सबको अपनी अमान में रखें। और जो इस वक्त तक बेचारे मरहूमीन हो चुके हैं, मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अगला मौजू हमारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि गुज़िश्ता 5 सालों में 1 लाख इमारतें तामीर हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आबाद के एक ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने स्पीच के दौरान ये बात की कि कराची में 1 लाख, तकरीबन 1 लाख इमारतें तामीर हुई हैं। और वो 1 लाख इमारतें किस तरह तामीर हुई हैं उन्होंने उसका जिक्र किया कि तकरीबन 15,000 इमारतें नक्शों के तहत बनाई गई, कानून के तहत बनाई गई, हर चीज़ इसकी चेक की गई। और 85,000 इमारतें जो हैं वो खिलाफ ज़ाब्ता और बग़ैर नक्शों के तामीर की गई। ये बड़ा एक अहम और सवालिया निशान है। आबाद के ये ज़िम्मेदार ने ये रिपोर्ट दी और वज़ीर आला सिंध ने इसका सर्वे कराया था, उन्होंने बाकायदा ये भी कहा। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। गुज़िश्ता ये 5 साल का रिपोर्ट है, मैं बताता हूँ गुज़िश्ता 15 से 20 साल की रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब 15 से 20 साल में ये होने लगा है कि जो ये सिस्टम है ना, बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, अब वो दुबई में कोई बैठा चला रहा है, कोई साउथ अफ्रीका में बैठा चला रहा है, कोई कहीं बैठ के चला रहा है, इसका मेरे इल्म में नहीं है तो मैं बात कह भी नहीं रहा, लेकिन सिस्टम है। ये मैं ज़रूर कहूँगा, अगर कोई इदारा मुझे बुलाएगा तो मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा कि वो भी बोलेंगे हाँ भाई वाकई सिस्टम है। तो देखिए सिस्टम क्या है कि मैं नक्शा पास कराने गया तो आप सबसे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड आपसे पैसे मांगने शुरू करते हैं। अब उनसे कोई पूछे कि भाई आप पैसे किस बात के मांगते हो उन लोगों से, ये मांगने का तरीका मेन गेट से शुरू है। फिर जब फाइल इधर से उधर होती है, हर जगह जाती है वो, तो यहाँ भी पैसे खिलाए जाते हैं। फिर आप लैंड की फॉरवर्डिंग पे जाते हैं तो केडीए पैसे लेता है। फिर जब आप अप्रूवल पे जाते हैं, डेमोलिशन लेटर बनता है, पहले डेमोलिशन के पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत के, यानी कमीशन, उसका जो फीस है वो अलग है। फिर जब अप्रूवल पे आ जाती है फिर वहाँ रिश्वत के पैसे देने पड़ते हैं, खिलाने पड़ते हैं। बगैर रिश्वत के तो कोई काम नहीं होता। अच्छा, अब होता क्या है इसमें मैं बताऊँ। देखिए, जो अप्रूवल हो रही है नक्शे की, चाहे वो 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो या कमर्शियल प्रोजेक्टों की हो, तो इसमें 2 लोग होते हैं जो मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार होते हैं। उनको ज़िम्मेदारी कहूँगा मैं, मेन बंदे
वो है एक आर्किटेक्चर और एक है इंजीनियर जो बाकायदा अटेस्ट करते हैं। अच्छा, अब इनकी जिम्मेदारी है, देखें इनकी जिम्मेदारी है कि ये पार्टी से मिले और उससे पूछें भाई कब कब आप पिलर डालेंगे, बुनियाद डालेंगे, छत डालेंगे, इलेक्ट्रिक की लाइनें डालेंगे। तो ये आर्किटेक्चर इंजीनियर प्रेजेंट होता है इन जगहों पर प्रेजेंट होता है। ये लीगल वे में मैं बता रहा हूँ आपको बात। अभी हम लीगल वे से हटते हैं तो क्या होता है कि लीगल वे से हटने का मकसद ये होता है कि वो एडी या डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर वो आर्किटेक्चर इंजीनियर को बुलाता है, बोलता है भाई बस ठीक है ये हमारा काम है और आप इस पर नहीं जाइएगा। लातादाद इमारतें ऐसी हैं जहां आर्किटेक्चर इंजीनियर का कुछ पता ही नहीं है। आर्किटेक्चर इंजीनियर ये देखता है कि इसमें कितने सरिये डले हैं, ये कॉलम कितने इंच का है, कितने फिट का है, इमारत कितने फ्लोर बन रही है, टैंक कैसा है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन वो आर्किटेक्चर इंजीनियर उन पॉइंट से गायब होते हैं क्योंकि वो पूरा पैकेज सिस्टम के ज़रिए एडी और एसी ने लिया हुआ होता है। तो वहाँ कौन आर्किटेक्चर या इंजीनियर जाएगा? ये मैं हबीब चैम्बर में जाकर आज से 2 साल पहले जो बिल्डिंग गिरी थी इधर गोलीमार में, पीतल गली में, तो जब मैं गया था तो मुझे इन्होंने यही कहा आर्किटेक्चर इंजीनियर ने, बोला भाई हम कहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो हम खाली ठप्पे लगाने के लिए रह गए किधर? उन्होंने बोला हबीब चैम्बर में बैठते हैं, केबीसी में भी होते हैं, सिविल बिल्डिंग कंट्रोल में भी होते हैं। उन्होंने कहा हम सिर्फ ठप्पे लगाने के लिए रह गए, हमें मना कर दिया जाता है हम साइटों पर नहीं जाएँ, विजिट नहीं करें। तो अब आप मुझे बताएं कैसे काम होगा? तो अगर आबाद के चेयरमैन ये जो जिम्मेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि 85,000 इमारतें इलीगल बनी है, तो मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, बहुत माजरत के साथ में इल्ज़ाम किसी पे नहीं ला रहा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, वाक़यात हैं, वाक़यात की रोशनी में मैं ये बात कर रहा हूँ। निस्ला टावर क्यों मनहदम हुआ? क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी। नाज़िमाबाद का एक इसको हम क्या कहें, ब्रोकर है नाज़िमाबाद का, जफ़र उर्फ मल्टी, वो तकरीबन वो फटिक वाले प्लाट लेता है, या तो वो खुद बनाता है या वो आगे बेच देता है, बोलता मैं बैठा हूँ मेरी जिम्मेदारी है। नाज़िमाबाद में कई प्रॉपर्टी बंगाली प्रॉपर्टियाँ हैं जो बंगाली छोड़ के जा चुके थे, जो बराबर वाले थे उन्होंने कब्जा कर लिया या वो किसी को दे के चले गए, कागजात उनके नहीं हैं, उनके पास कागजात नहीं है, अभी भी हैं, अभी भी कई प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं। तो जफ़र उर्फ मल्टी ऐसे प्लाट खरीदता है। अभी जफ़र उर्फ मल्टी के जो प्लाट हैं तो वो भी मार्केट में है और काम चल रहे हैं उनके। तो बात कहने की ये कि नक्शे कैसे पास हो जाते हैं भाई? म्यूटेशन अगर जाली बन रही है, फॉरवर्डिंग जब होने गई है वो, तो वो कैसे फॉरवर्डिंग हो गई जाली की? निस्ला टावर ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने मनहदम नहीं करार दे दिया था, उसको ज़मीन बोझ कर दिया, 0 पे ले आए क्योंकि उसके कागजात ही गलत थे। तो बात कमर्शियल की हो रही थी, मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ दोबारा। जफ़र मल्टी की तो मैंने एक मिसाल दी है, छोटा आदमी है, छोटे काम करता है 300 400 200 गज के प्लाटों पर। लेकिन ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं इनके भी कई प्लाटों पर मामलात की आवाज़ें आती हैं। तो ये क्यों आती हैं, क्या वजह होती है इसकी कि रेजिडेंशियल को कमर्शियल करा लिया? भाई कमर्शियल तो जब होता है जब बहुत से मामला कमर्शियल हो, वो रोड डिक्लेयर कमर्शियल हुआ हुआ हो, इलाका कमर्शियल हुआ हुआ हो, तो आप कमर्शियल कर सकते हैं। चले DGSBC ने तो अभी इजाज़त दी है कि तमाम बड़े प्लाटों पे 400-200 गज के प्लाटों पे आप कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज से 2 महीने पहले के क्या रूल थे, उस पर कितनी कमर्शियल तामीरात ऐसी हुई हैं जो रेजिडेंशियल प्लाटों पे थी? कितनी कमर्शियल तामीरात हैं? मैंने कहा ना कि मैं ना आबाद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ना मेरे पास सबूत हैं, वाक़यात हैं, वाक़यात की रोशनी में मैं ये बात कर रहा हूँ। नाज़िमाबाद में डेंटल कॉलेज के साथ एक प्रोजेक्ट बनाए तो उसके ऊपर इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, वो भी आबाद के जिम्मेदार हैं, बड़े जिम्मेदार हैं। बिल्कुल डेंटल कॉलेज के साथ उल्टे हाथ पे जो बयानी शॉपिंग सेंटर की गली जा रही है, शुरू में ही बना हुआ 3रा 4था प्लाट है, वो इलीगल है, उसमें बहुत सी वायलेशन है, मैं क्या बताऊँगा बैठ के। तो खाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रेजिडेंशियल पे कमर्शियल नहीं हो रही है, फ्लोर वाइज वायलेशन है, हम मानते हैं फ्लोर वाइज वायलेशन है, लेकिन सर इसके साथ साथ कमर्शियल को भी देखें जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही है, बगैर बारकोड के बुकिंग हो रही है।
आपने तो कहा था जो भी कमर्शियल तामीरात होगी बारकोड उसका दिया जाएगा, वो बारकोड के ज़रिए जो है आप सीधी डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो कई प्रोजेक्टों में बारकोड नहीं है, क्या करें उसका। तो इनलीगल तामीरात अगर रोकनी है तो यकतरफा कार्रवाई नहीं हो, बिला जवाज़ कार्रवाई हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, तसलसल से कार्रवाई हो। और अभी भी तामीरात हो रही है, गोलीमार पीतल गली में भी तामीरात हो रही है, नाजमाबाद 2 नंबर में भी तामीरात हो रही है, नाजमाबाद 3 नंबर में, यानी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इस वक्त खतरनाक ऑपरेशन चल रहा है। बिल्डर भागे हुए हैं, स्टेट एजेंसियां बंद हैं, उसके बावजूद तामीरात हो रही हैं। लियाकताबाद में 7 मंजिला बिल्डिंग अभी बनी है, लियाकताबाद में 7 मंजिला बिल्डिंग अभी बनी है, 2 फ्लोर अभी डले हैं। कैसे आप, ये इसके पैसे लिए थे साहब का SHO राशिद ने, 7 मंजिला डलवाई है SHO राशिद साहब ने, पैसे लेके 2 फ्लोर डलवाए उसके। कासमाबाद में SHO राशिद साहब ने पैसे लेके तामीरात कराई। मकसद कहने का ये है कि इदारों को सही होना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बेड़ा उठाया है डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब ने, तो इदारों को फिर वो मजबूत करें, और इदारों को मजबूत करेंगे तो इदारे सही काम करेंगे। जिसने भी बेड़ा उठाया डिस्ट्रिक्ट सेंटर में गैर कानूनी तामीरात रोकने का, अच्छा उठाया है, आवाम उनके साथ है, आवाम को खुशी है कि अब गैर कानूनी तामीरात रोकेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही होगा, जाहिर है। अगले मौजू पर चलते हैं। कराची में रात का सफ़र बहुत मुश्किल हो गया है, बिलखुसूस नौजवानों के लिए और 18 से 20 साल के लड़कों के लिए। देखिए, अजीज़ भट्टी थाने की पुलिस की मोबाइलें ये रोकती हैं, पैदल चलने वाले राहगीरों को रोक लेती हैं। मुझे ये बताएं, शहर कराची में गुटखा कहाँ नहीं बिक रहा? शहर कराची में गुटखा कहाँ नहीं बिक रहा? अब मैंने तो इनकी खबरें शाया करना बंद कर दिया, इन पे प्रोग्राम करना बंद कर दिया, क्योंकि एक चीज़ रुक ही नहीं सकती। हम क्या बार बार बोलें, हम भी थक गए बोल के। शहर कराची में गुटखा कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा? कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा ऐसी सरकारी ऑफिस है ऐसा, बशमूल ऑफिस पुलिस के, थानों समेत, कि जहाँ गुटखा इस्तेमाल नहीं हो रहा हो? मोटरसाइकिलों पे पुलिस वाले जाते हैं, वो गुटखा खाते हुए जाते हैं, पकड़ते गुटखे वाले को है, जिसके पास से गुटखा नजर आए पकड़ लिया। मोबाइलों में बैठे पुलिस वाले गुटखा खा रहे होते हैं, पकड़ते उनको हैं जिसके पास से गुटखा निकल आया। वो खाने वाला गुटखा, एक पुड़िया होती है खाली, उसके ऊपर ब्लैकमेल करते हैं कि हम ले आके बंद कर देंगे, FIR कट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी जेब में जो पैसे होते हैं निकाल लेते हैं। अभी रिसेंटली कल का वाकया बता रहा हूँ, 12 अप्रैल का, अजीज़ भट्टी थाने की पुलिस ने ईसा नगरी के पास एक नौजवान को रोका और उसकी जेब में गुटखा था खाने का, उसको ब्लैकमेल कर रहे 2 घंटे तक। उसने अपने भाई को फ़ोन किया, बोला यार मैं आ रहा हूँ। जब तक उसका भाई पहुँचा तो उसको छोड़ दिया 200 रुपये लेके। अजीज़ भट्टी थाने की पुलिस ने 200 रुपये लेके छोड़ दिया। यार वर्दी है, हमारे पुलिस की वर्दी है, खुदा के वास्ते हमारे वो नौजवान पुलिस के शहीद हुए हैं, डाकुओं से, डकैतों से, चोरों से, जराइम पेशा अफराद से मुकाबला करते हुए अपनी उन्होंने जान दे दी, सिर्फ इसलिए कि वो वर्दी पहने हुए थे। आप उनका तो ख्याल करो, इस वर्दी को तो ना बेचो, इस वर्दी के शहीदों का तो ख्याल रखो, उनके लहू को ना बेचो। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये लियाकताबाद में SHO राशिद साहब जो करके गए, मुझे तो बहुत अफसोस है इस पर। इसी तरह नाजमाबाद थाने की पुलिस है, वो मोटरसाइकिलों पे घूमते रहते हैं और वो शिकार तलाश करते रहते हैं। वो लियाकताबाद थाने का आज भी पुलिस वाला है, मोटरसाइकिल पे घूमता है, वो उसको नन्ना कहते हैं या मुन्ना कहते हैं मुझे नहीं पता, मोटा सा है, वो चश्मा लगाता है। मैं ये SHO भी नए आए हैं जो भी लियाकताबाद के, तो गुलाम यासीन साहब, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस पुलिस वाले को बुलाएं, उसको पाबंद करें कि वो लियाकताबाद की गलियों में लड़कों को, नौजवानों को, बैठे हुए घरों के बाहर बैठे हुए लोगों को परेशान करता है। उनसे क्या बोलूँ दूसरे अल्फाज में, पैसे लेना देना काम करता रहता है वो। तो रात का जो सफ़र है, मैं IG सिंध गुलाम नबी यामीन साहब से, तमाम जोन के DIG साहब से और SSP साहिबान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पुलिस को पाबंद करें कि भाई किसी को नाजायज़ ना पकड़ो, राहगीरों को नाजायज़ ना पकड़ो, मोटरसाइकिल सवारों को नाजायज़ ना पकड़ो। बड़ी महंगाई का दौर है, कौन किस तरह पैसे कमाता है, 20 रुपये भी बड़ी अहमियत के हामिल है। अगर मेरे घर में 4 अफराद का नाश्ता बनता है तो मैं 20 रुपये की चाय की पत्ती लेके जाता हूँ रात में घर पे, उस चाय की पत्ती से मेरे घर में जो है वो चाय बनती है। अगर आप किसी से 20 रुपये भी ले रहे हो, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ,
किसी से 100 रुपये भी ले रहे हो तो उसके दूध और पत्ती के पैसे आपने ले लिए एक तरीके से। तो पुलिस के आला अफसरान को चाहिए कि वो इन रात को जो ड्यूटी देने वाले लोग हैं इनको पाबंद करें कि वो ड्यूटी ईमानदारी से दें। ये अपने लोग हैं, शहर कराची के लोग हैं, इनको आप अपना हमनामा बनाएं, ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ये आपको जराइम की चीज़ें बताएंगे, आप इनको दस्ते शफकत रखें इन पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। दुआ कीजिए पाकिस्तान तक हम सलामत रहें। पाकिस्तान के तमाम इदारे, रेंजर, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, तमाम इंटेलिजेंस इदारे, उनके जवान, उनके अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हम सबको अल्लाह अपनी अमान में, अपनी पनाह में रखे। सेंट्रल न्यूज़ 11 से कैमरामैन अनिल अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।